हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि अपने पीछे एक टॉपिक चल रहा था, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय रूप, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उससे रिलेटेड हमने कुछ मैथमेटिकल कंक्लूजन निकाले थे, आयाम से रिलेटेड, तीव्रता से रिलेटेड, जो परिणामी तरंग आई थी उसका हमने विस्थापन देखा था। अब उन्हीं के आगे बढ़ते हुए हम आज देखेंगे कि व्यतिकरण के जो हमारे दो प्रकार हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, उनको हम मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं कुछ चीजें पीछे वाले वीडियो की डिस्कस कर रहा हूं, जैसे हमने कल वही कुछ चीजें नोट की थी। पहली चीज, परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण आपके पास आया था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। पहली चीज हमने कल ये डिराइव की थी भाई, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सेकेंड चीज हमने फाउंड की थी पिछले वीडियो में, परिणामी तरंग का जो आयाम होता है a इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, जहां पर फाई कलांतर होता है। तीसरी चीज हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, tan इनवर्स इज इक्वल टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। और फोर्थ चीज हमने फाइंड की थी, परिणामी तरंग की तीव्रता जो आई थी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। ये हमने चारों चीजें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है। अगर किसी ने अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखो, ताकि आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आए। अब इन्हीं के आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कि अपने पास दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं भाई। पहला होता है संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं संपोषी व्यतिकरण को मैथमेटिकली। देखो, जब हमने प्रकाश का व्यतिकरण टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कॉन्सेप्चुअल तरीके से व्यतिकरण को समझा था। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी और विनाशी। तो वहां पर हमने यह देखा था कि संपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है। यह हमने पीछे डिस्कस किया है। समान कला में अध्यारोपित जब तरंगे होती है तो वहां पर जो व्यतिकरण होता है वो कौन सा होता है, संपोषी व्यतिकरण। और समान कला में तरंगे कब होती है, जब उनका कलांतर जो होता है वो पाई का समगुणक होना चाहिए। यह भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, पाई का समगुणक। या आप ये कह सकते हो कि जो पथांतर होता है, पथ का अंतर, रास्ते का अंतर, वो लैम्डा बाय 2 का समगुणक होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको संपोषी व्यतिकरण मिलता है भाई। ये चीज आपको ध्यान में रखना है शॉर्ट फॉर्म में, कि संपोषी व्यतिकरण कब मिलेगा, जब तरंगे समान कला में अध्यारोपित हो रही हो। और समान कला में तरंगे कब होगी, जब उनके मध्य कलांतर तो पाई का समगुणक और पथांतर क्या होगा, लैम्डा बाय 2 का विषम गुणक होगा। देखो, समगुणक और पथांतर भी लैम्डा बाय 2 का समगुणक होगा। विषम गुणक इसके अंदर आएगा विपरीत कला में, जब हम विनाशी व्यतिकरण पढ़ेंगे। अभी आपने जो पीछे सारे फॉर्मूले देखे, उनको अगर ध्यान से देखा जाए तो सारी की सारी चीजें देखो किस पर डिपेंड कर रही है, कलांतर पर डिपेंड कर रही है भाई। किस पर डिपेंड कर रही है, कलांतर पर डिपेंड कर रही है। फाई क्या था, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर। तो देखो, कलांतर के आधार पर हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं ये लिख सकता हूं कि संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है वो पाई का समगुणक होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई
और इस तरीके से चलते चलते मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 2n पाई। यही होगा भाई। अगर सम गुणक की बात हो कि पाई का सम गुणक होना चाहिए, तो सम गुणक यानी n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, तो सम गुणक होगा। तो देखो यहां पर 2n पाई मैंने मान लिया है, तो 2n पाई में देखो वैल्यू रखते जाओ। सबसे पहले 0 रखोगे क्या आएगा 0, फिर 1 रखोगे क्या आएगा 2 पाई, फिर 3 रखोगे क्या आएगा 3 रखोगे तो 6 पाई आगे चलता जाएगा, 2 रखोगे तो 4 पाई, ऐसे 4 रखोगे तो 8 पाई, यानी सारी की सारी सम गुणक वाली वैल्यू आती रहेगी। तो हमें जो यहां पर ध्यान रखना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि संपोषी व्यतिकरण जो समान कला में तरंगों के अध्यारोपण से होता है, तो उनके मध्य जो कलांतर होता है वो क्या होता है, पाई का सम गुणक, यानी 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई प्लस माइनस 8 पाई, ऐसे चलते चलते मैं इसको एक सिंपल फॉर्म में मान सकता हूं 2n पाई, जहां पर n की वैल्यू आप क्या रख सकते हो 0 1 2 डॉट 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 रख सकते हो। तो आपको संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं परिणामी तरंग के आयाम की। परिणामी तरंग का आयाम देखो भाई, परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र आपके पास पीछे क्या आया है भाई, a इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। यही फॉर्मूला अपने परिणामी तरंग के आयाम का पीछे आया है। अब देखो बात कर रहे हैं हम संपोषी व्यतिकरण की, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर फाई है वो क्या होता है, प्लस माइनस 2n पाई के रूप में होता है। अगर यहां पर फाई की वैल्यू में प्लस माइनस 2n पाई रखता हूं, तो a इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। यहां पर देखो cos फाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस 2n पाई। तो अब आप ये कहोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि 2n पाई कोस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, तो सीधा सा एक चीज याद कर लो, पहले वाले को रख के देख लो तो सारों की वैल्यू वही आने वाली है भाई, ये तो याद रह जाएगा। 0 तो जानते हो, तो यहां पे 0 रख के देखो, तो कोस 0 अगर मैं रखता हूं तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब कोस 2n पाई की वैल्यू भी कितनी होने वाली है 1 ही होने वाली है। तो देखो यहां पर कितना आ गया भाई 1 आ गया, तो ये बन गया आपके a इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब देखो मैं इसी फॉर्मूले को आगे अगर ऐड करूं तो अपने पास a इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ये आ गया भाई कोस की वैल्यू। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये जो वैल्यू है इसको मैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं रे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इसको वापस a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख दिया है, और देखो यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, और क्या आ गया a1 प्लस a2। और ये जो a की वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, मैक्सिमम। कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम। यानी परिणामी तरंग के, या आप ये कह सकते हो आयाम का मान, आयाम का मान अधिकतम प्राप्त होता है। आयाम का मान अधिकतम प्राप्त होता है। और कितना प्राप्त हो रहा है भाई, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। और आपको याद हो तो हमने सेकेंड लास्ट वीडियो में जब व्यतिकरण पढ़ा था तो संपोषी व्यतिकरण की डेफिनेशन यही दी थी कि ऐसा व्यतिकरण जिसमें परिणामी तरंग का जो आयाम होता है वो अधिकतम प्राप्त होता है। आयाम और तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है तो संपोषी व्यतिकरण, और न्यूनतम प्राप्त होती है तो विनाशी व्यतिकरण। तो देखो यहां पर आयाम कैसा आ रहा है भाई, अधिकतम आ रहा है, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू a1 प्लस a2। इसको थोड़ा ग्राफिकल तरीके से अगर हम समझे तो देखो हमारे पास जैसे मान लो ग्राफिकल सिस्टम से इसको समझे, तो इधर मैं ले रहा हूं टाइम।
अब देखो पहली जो तरंग है वो मैं मान रहा हूं, जैसे मान लेते हैं ये है भाई पहली तरंग, और जिसके लिए जो आयाम है वो कितना है, a1 है। अब आपको पता है दूसरी तरंग कलांतर, अभी हमने पीछे लिखा है कि दोनों समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होना चाहिए, समगुणक, इसका मतलब 0 क्या होना चाहिए। अगर मैं 0 लेके कलांतर चलूं तो देखो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे वाली तरंग और पहले वाली तरंग में कलाकोण में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं जैसे दूसरी तरंग ले रहा हूं, ये लो, ये कोई दूसरी तरंग है भाई, वापस सही से बनाते हैं इसका डायग्राम। ये अपनी दूसरी तरंग हो गई। अब देखो अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो इनमें दोनों तरंगों के मध्य कोई भी कलांतर नहीं है, और दूसरे का जो आयाम है वो मैं कितना मान लेता हूं, a2 मान लेता हूं। तो जब दोनों तरंगों के मध्य कोई कलांतर नहीं होता है, अर्थात 0 होता है या इसके अलावा पाई का समगुणक होता है, तो इस स्थिति में जो परिणामी तरंग मिलती है उसका जो आयाम होता है वो अधिकतम होता है, और कितना होता है, a1 प्लस a2 प्राप्त होता है। और देखो आपने अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ा था, जिसके आधार पर आपने कि दोनों तरंगे मिलकर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है, तो परिणामी तरंग ऐसे बन जाएगी। और परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है, तो आयाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2। इस तरीके से अगर ऐसा कहीं पे भी व्यतिकरण हो रहा है तो ये जो व्यतिकरण होता है वो कैसा होता है भाई, समपोषी व्यतिकरण। कैसा होगा, समपोषी व्यतिकरण। ये अपना पहला पॉइंट कि जब समपोषी व्यतिकरण होता है तो उसके लिए कालांतर होता है वो पाई का समगुणक होता है, और कितना होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है, 2n पाई के रूप में होता है। यदि मैं परिणामी तरंग के आयाम की बात करूं समपोषी व्यतिकरण के लिए, तो आयाम का फॉर्मूला ये होता है, तो हम कलांतर का मान रखेंगे समपोषी के लिए ये, तो रखोगे इसको तो अपने पास जो रिजल्टेंट आयाम होता है वो a1 प्लस a2 के रूप में आता है, और ये हमेशा कैसा होता है, अधिकतम होता है, जिसको हमने ग्राफ की हेल्प से भी समझा है। ये होता है आपका पहला परिणामी तरंग का आयाम। अब देखो इसी में अगर मैं बात करूं आगे, हमारे पास a मैक्सिमम कितना आ गया है भाई, a1 प्लस a2। अब देखो यदि a1 a2 के बराबर हो और इसको मैं a मान लेता हूं, तो देखो a मैक्सिमम कितना हो जाएगा भाई, a प्लस a, तो कितना हो जाएगा a मैक्सिमम 2a, यानी डबल हो जाएगा। ये एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान में रखना भाई, जब दोनों तरंगों के आयाम क्या हो, सेम हो। क्लियर है यहां तक। अब सेकंड हम बात करते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता। परिणामी तरंग की तीव्रता की, देखो परिणामी तरंग की तीव्रता का हमने फॉर्मूला पीछे फाइंड आउट किया है भाई। परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला आया था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। देखो भाई तीव्रता भी किस पर निर्भर कर रही है, कलांतर पर निर्भर कर रही है। अब आपने देखा है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है वो कितना होता है, पाई का समगुणक, यानी 0 प्लस माइनस 2 पाई, ऐसे चलते चलते प्लस माइनस 2n पाई के रूप में होता है। अगर मैं इस कलांतर की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं तो देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2। अब देखो cos फाई, तो फाई की वैल्यू 2n पाई के रूप में है। अब मैंने आपको सीधा सा तरीका बता रखा है कि 2n पाई से तो पता नहीं चलेगा कि वैल्यू क्या आएगी, तो क्या रखो, पहले वाला 0 रख के देख लो। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर cos 0 डिग्री लिख लेते हैं, 0 डिग्री। या आप कह सकते हो कि यहां पर एक्चुअल में क्या है,
cos 2n पाई आपने रख रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 और cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये ध्यान रह जाएगा, आपको मिटा दे रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो एक्चुअल में यहां पर हम किस फॉर्म में ले रहे हैं? 2n पाई, लेकिन 2n पाई से पता नहीं चलेगा कि वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप पहले वाला लेके देख सकते हो 0। अब देखो I इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। इसको देखो भाई, अगर मैं लिख दूं रूट I1 का स्क्वायर, क्या I1 को लिख सकते हो? अरे रूट I1 का स्क्वायर। इसी तरीके से I2 को मैं रूट I2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 2 रूट I1 I2, तो ऐसे से रहने दो। अब देखो भाई ये क्या बन गया? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये बन चुका है भाई। a प्लस बी के फॉर्म में अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन वापस आ जाएगी। ये आ गया आपके परिणामी तरंग की तीव्रता, और ये भी हमेशा कैसी होती है भाई? अधिकतम होती है। इस स्थिति में तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अपना फाइनल जो पॉइंट था, पहले हमने ये थ्योरेटिकल बात की थी कि संपोषी व्यतिकरण तब होता है जब परिणामी तरंग की तीव्रता और आयाम अधिकतम प्राप्त होते हैं, और अब हमने मैथमेटिकली दोनों चीजों को देख भी लिया है कि परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम मिल रही है, और पीछे हमने देखा कि परिणामी तरंग का आयाम भी अधिकतम प्राप्त होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूं तो देखो, यदि I1 बराबर I2 बराबर में I नोट मान लू कि जो दोनों तरंगे हैं उनकी तीव्रता अगर समान हो, तो देखो I मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट I नोट प्लस रूट I नोट का स्क्वायर। अब देखो रूट I नोट क्या हो जाएगा? 2 रूट I नोट का स्क्वायर। इसका मतलब जो I मैक्सिमम बनने वाला है जब दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, तो कितना आ जाएगा भाई? 4I नोट। कितना आ जाएगा? 4I नोट। ये हमने संपोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तरंग के आयाम और परिणामी तरंग की तीव्रता की बात हमने की है, जहां पर दोनों ही चीजें कैसी मिल रही है आपको? अधिकतम प्राप्त होती है। अब बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए। सेकंड जो आपका व्यतिकरण है वो कौन सा है? विनाशी व्यतिकरण। तो देखो भाई, अब बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए। अगर मैं थोड़ा सा पीछे वाली बातें डिस्कस करूं तो आपको पता है विनाशी व्यतिकरण कब होता है भाई? जब माध्यम के किसी बिंदु पर जो तरंगे अध्यारोपित हो रही है वो कैसी कला में हो? विपरीत कला में। कैसी कला में हो? अगर विपरीत कला में हो तो वहां पर जो व्यतिकरण होता है वो कौन सा होता है? विनाशी व्यतिकरण। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विपरीत कला में कब होती है? जब तरंगों के मध्य जो कलांतर होता है, कलांतर, वो पाई का विषम गुणक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाई का विषम गुणक। और यदि पथांतर के हिसाब से देखा जाए तो पथांतर जो होता है वो होना चाहिए भाई λ/2 का विषम गुणक। अगर ये दोनों कंडीशन कहीं आपको देखने को मिल रही है तो आप ये कह सकते हो कि जो तरंगे हैं वो कैसी है भाई? विपरीत कला में है। कैसी है? विपरीत कला में है। और विपरीत कला में है तो व्यतिकरण कौन सा होने वाला है? विनाशी, नाश होने वाला है। और नाश में हमने देखा था कि तरंग समाप्त, परिणामी तरंग, और अगर दोनों का आयाम समान होता है तो बिल्कुल अंधेरा आपको प्राप्त होगा। और यहां से एक बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की कौन सी घटना की सहायता से आप अंधेरा प्राप्त कर सकते हो? तो विनाशी व्यतिकरण की सहायता से, जब दोनों तरंगों का आयाम समान हो और दोनों विपरीत कला में हो तो आपको अंधेरा मिल जाएगा। तो इसका मतलब विनाशी व्यतिकरण के लिए
अगर मैं कलांतर लिखूं फाई तो क्या हो जाएगा भाई? देखो पाई का विषम गुणक क्या होते हैं? 1 3 5 7 ये होते हैं। तो पहला देखो पाई हो जाएगा प्लस माइनस पाई, दूसरा हो जाएगा प्लस माइनस 3 पाई, फिर हो जाएगा प्लस माइनस 5 पाई। इसी तरीके से चलते चलते मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई। अगर n की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 5 6 7 रखते हो तो देखो आपके पास ये सारी सीरीज वापस आ जाएगी। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है वो पाई का विषम गुणक यानी प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 5 पाई, या आप ये कह सकते हो प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई के रूप में होना चाहिए। अब बात करते हैं सेम जैसे पीछे की है परिणामी तरंग के आयाम की। देखते हैं कि अधिकतम प्राप्त होता है या न्यूनतम। परिणामी तरंग का आयाम, देखो भाई परिणामी तरंग का आयाम कैसा मिलता है आपको। इसमें हमारे पास आयाम का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब देखो cos फाई की जो वैल्यू है वो रहने वाली है भाई 2n प्लस फाई की वैल्यू, cos फाई की नहीं, फाई की जो वैल्यू है विनाशी व्यतिकरण के लिए कितनी होती है? 2n प्लस 1 फाई पाई। फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2n प्लस 1 पाई। अब देखो सेम वही चीज है कि सर यहां पर फाई की वैल्यू रखोगे तो cos 2n प्लस 1 पाई की वैल्यू ये तो हमने कहीं पढ़ी नहीं, तो तरीका क्या है? पहले वाले वैल्यू तो पढ़ रखी है ना पाई, बस पाई का मान रखो, सारों की वैल्यू वही रहने वाली है। तो देखो भाई a इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो बताओ भाई cos फाई यानी पाई, और रखना एक्चुअल में यह है लेकिन चुपके से मन में ही सोल्व कर लो कि मैंने पाई रखा है। और cos पाई, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो cos 2n प्लस 1 पाई के फॉर्म की वैल्यू भी क्या आएगी? -1 आने वाली है भाई। तो देखो यहां पर यह बन गया a इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2a1 a2 आपके पास रिजल्ट है आ चुका है। चलो नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करें कि अपने पास a इज इक्वल टू आ गया रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। अब देखो भाई क्या जुगाड़ है आपके पास? कुछ इससे बना सकते हो क्या? तो कि हां बना सकते हैं। क्या बना सकते हो? पागल बना सकते हैं सर। देखो देखे क्या बना सकते हो? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बना सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, और स्क्वायर से रूट बाय सब चले गए तो a इज इक्वल टू आ गया a1 माइनस a2। अब आपको ही पता होगा रे वहां जुड़ रहा था तो मैक्सिमम यहां माइनस हो रहा है तो वैल्यू कैसी होने वाली है? मिनिमम। कैसी वैल्यू होने वाली है भाई? मिनिमम। तो देखो यानी विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का जो आयाम होता है वो कैसा मिलेगा आपको? न्यूनतम। कैसा मिलता है भाई? न्यूनतम। तो ये चीज आपको नोट डाउन रखनी है माइंड में कि विनाशी व्यतिकरण में जो परिणामी तरंग का आयाम आता है वो कैसा आता है? न्यूनतम आता है। इसको समझते हैं हम ग्राफिकल तरीके से। उससे पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं कि यदि a1 बराबर a2 हो तो, यानी इसको मैं कुछ मान लू, a मान लू, अगर दोनों तरंगों के आयाम सेम हो तो देखो भाई a मिनिमम कितना मिलने वाला है रे? ये हो गया 0। 0 का मतलब अंधेरा। अभी देखो ग्राफ से समझते हैं अंधेरा कैसे मिलेगा आपको। सबसे पहले मैं इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। देखो मान लेते हैं पहली तरंग जो है वो ये है भाई साहब आपकी, ठीक है, और इसका आयाम मान लेते हैं a1। अब दूसरी तरंग इसके विपरीत कला में होनी चाहिए, तो पाई की विपरीत कला में मैं अगर लूं तो देखो विपरीत कला में ये ऐसे ही होगी, ये विपरीत कला में है भाई पाई से।
और इसका जो आयाम है वो मैं कितना मान लेता हूं, A2। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों तरंगों का जो परिणामी विस्थापन होगा वो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है। यहां पर देखो अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि इसकी जो परिणामी तरंग, यानी यदि A1 इज ग्रेटर देन A2 है तो इसकी परिणामी तरंग कहीं यहां पर ऐसे मिलेगी आपको। ये जो है परिणामी तरंग है और इसका जो आयाम आएगा वो कितना आएगा रे, A1 माइनस A2, और जो कैसा होने वाला है, मिनिमम। कैसा होने वाला है, मिनिमम। यानी व्यतिकरण में अगर देखा जाए तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में आपको मिनिमम आयाम प्राप्त होता है। मिनिमम दिख ही रहा है रे भाई, मैं बताने की जरूरत ही कहां, आपको नहीं दिख रहा है क्या भाई, इसका आयाम इतना था, इसका इतना था, अरे परिणामी का तो बिल्कुल टिट्टू सा हो गया ना, छोटा सा। इसका मतलब यह हो गया कि आयाम घट गया है, इसका मतलब न्यूनतम प्राप्त हो रहा है। अगर आप कहो सर ये A1 इज ग्रेटर देन A2, A2 इज ग्रेटर देन A1 होता तो ये परिणामी नीचे आती। क्लियर है भाई, ये मैंने अच्छे से आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो भाई ये भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों तरंगों के अगर आयाम सेम हो, जैसे पहले वाली में तरंग ले रहा हूं, इसका आयाम है A1, दूसरे इसकी विपरीत कला में मैं तरंग ले रहा हूं, मान लो ये, और इसका आयाम भी कितना है, A1, तो मैं इसका A1 या A2 माने, लेकिन A1 किसके बराबर मानेंगे फिर, A2, तो इसको पूरे को A0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A0 मान लूं, तो ये भी A0, ये भी A0, यानी आयाम दोनों का क्या है, बराबर। और जब आयाम बराबर होगा तो A0 माइनस A0 क्या आ जाएगा रे, 0 आ जाएगा। तो यहां पर जो परिणामी तरंग मिलेगी आपको वो मिलेगी नहीं, गायब हो जाएगी, और इसको बोलेंगे अंधेरा, भूतों का एरिया, अंधेरा, डार्कनेस प्राप्त होगा भाई आपको। तो ये ध्यान रहे, अगर आप ये चाहते हो कि कहीं पे भी दिन में भी मुझे अंधेरा लाना है, तो अंधेरा कैसे लेके आ सकते हो, विनाशी व्यतिकरण करवा दो। अगर विनाशी व्यतिकरण करवा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अंधेरा मिले जाएगा। तो ये हमने बात की विनाशी व्यतिकरण के लिए आयाम की, जो न्यूनतम प्राप्त होता है, A मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2। अब बात करते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता की। परिणामी तरंग की तीव्रता देखो भाई ये कैसी प्राप्त होती है, चलो देखते हैं। क्या आपको तीव्रता का फॉर्मूला याद है रे, जी सर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल गए, तो थोड़े थोड़े को वापस याद करते हैं। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई, क्या यही फॉर्मूला था तीव्रता का। अब हम बात कर रहे हैं विनाशी व्यतिकरण की, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है विनाश हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण। इस वर्ड को पढ़ते ही ऐसे आदि पुरुष की याद आने लग जाती है, विनाश होगा, विनाशी व्यतिकरण। देखो भाई कालांतर कितना होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 5 पाई, प्लस माइनस 7 पाई, लेकिन लिखूंगा इतना ही। इसी तरीके से हो जाएगा प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई। आया क्या यहां तक। अब क्या करना है, उठा के फाई की वैल्यू चिपका दो, तो आपके पास I इज इक्वल टू आ गया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, और ये चीज मैंने बता रखी है, फाई ये होने वाला है, लेकिन हम चुपके से रखेंगे वैल्यू किसकी, पाई की, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू हमें पता है, बाकी हमें इतनी गणित आती नहीं है। तो पाई की वैल्यू हो जाती है -1, तो यहां से I इज इक्वल टू आ जाएगा भाई I1 प्लस I2, माइनस को आगे ले लूं 2 रूट I1 रूट I2। अब देखो बिना किसी फालतू के स्टेप को बढ़ाते हुए मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। और अगर किसी को समझ में नहीं आया है
तो मात्र 2 मिनट पहले इसकी हमने चर्चा पूरी डिटेल से की है कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेके कैसे सोल्व करोगे। बस माइनस है, उसमें प्लस आ रहा था। और ये जो आई होता है वो कैसा मिलेगा? मिनिमम। देखो भाई घट रहा है या नहीं घट रहा है बीच में से, तो कैसा मिलेगा? मिनिमम। तो जो तीव्रता है वो कैसी मिल रही है रे? न्यूनतम। और क्यों मिल रही है न्यूनतम? क्योंकि आपने व्यतिकरण कौन सा करवाया है? विनाशी। और विनाशी व्यतिकरण में हमने जब इसके लिए विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर की शर्त को हमने रखा, तो अपने पास जो तीव्रता है वो कैसी मिल रही है? न्यूनतम मिल रही है भाई। अब देखो एक इसी के आगे जो बार बार हम यूज कर रहे हैं कि यदि I1 बराबर I2 बराबर I0 मान लेता हूं, यानी दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, जिनका अध्यारोपण हो रहा है। दोनों तरंगे कौन सी? जिनका व्यतिकरण करा रहे हो, मिला रहे हो, वो तरंगे। ऐसे सोचो कि सर दोनों तरंगे कभी का ले रहे हो, दोनों तरंगे दोनों, ये दोनों है कौन सी? तो ये पिछला वीडियो जिसने देखा है उसी को समझ में आएगा कि वो दोनों कौन थी। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 हो, अगर दोनों बराबर हो तो मेरे शेरों ये सीधा सीधा दिख रहा होगा माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद I मिनिमम कितना हो जाएगा भाई? 0। तो देखो पीछे हमने यही तो आयाम में कहा था कि तरंग गायब भी हो गई, उसी अक्ष के अनुदिश आ गई। इसका मतलब तीव्रता भी क्या आ गई उसकी? 0। जब दोनों की तीव्रता समान होती है, और जब तीव्रता 0 तो नो चांदना। चांदना नहीं, इसका मतलब अंधेरा। तो यहां पर आपको प्राप्त होगा अंधेरा। कैसा क्या प्राप्त होगा भाई? अंधेरा। कई लोग होते हैं जिनको अंधेरे से प्यार होता है, कई लोग होते हैं मेरे जैसे जिनको अंधेरे से डर लगता है। तो आप कौन से हैं ये कमेंट में लिख के बताना भाई। आपको अंधेरे से डर लगता है या आपको अंधेरे में मजा आता है ना? अब देखो, यानी अपने दोनों जो प्रकार के व्यतिकरण हैं, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए हमने रिजल्टेंट, एम्पलीट्यूड, आयाम और तीव्रता की बात की है। तो मैं एक बार शॉर्ट में चीजें लिख रहा हूं कि एक तरफ मैं लेता हूं संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, और एक तरफ हम ले रहे हैं विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। देखो भाई, पहली चीज हमने ये देखी कि इसमें जो आयाम आता है वो मैक्सिमम आता है, और कितना आता है? A1 प्लस A2, यानी दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर आता है। इसमें हमने पहली चीज देखी कि जो आयाम होता है वो मिनिमम आता है, और कितना आता है? A1 माइनस A2 आता है, दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर। दूसरी चीज, इसमें हमने तीव्रता देखी कि वो कैसी मिल रही है आपको? मैक्सिमम। और कितनी मिल रही है? रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, ये मिल रही है भाई आपको। और इधर क्या मिल रही है भाई आपको? न्यूनतम, I मिनिमम। और कितनी मिली थी? रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर, ये मिल रही थी भाई आपको विनाशी में। और ये दोनों चीजें कब मिली? तो मैं आपको तीसरा पॉइंट बता देता हूं कि हमने कलांतर किस फॉर्म में यूज किया था? प्लस माइनस 2n पाई रूप में, यानी पाई का समगुणक। और इसमें हमने जो कलांतर यूज किया था वो क्या यूज किया था? प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई रूप में, यानी पाई का विषम गुणक। क्लियर है भाई? ये इन दोनों चीजों में हमारे पास मैथमेटिकली कुछ कंक्लूजन निकल के आए हैं। इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि संपोषी व्यतिकरण जो होता है उसमें आयाम अधिकतम और तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, जबकि विनाशी व्यतिकरण में आयाम न्यूनतम और तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। अब हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए एक तीव्रता वितरण वक्र पर डिस्कस करते हैं भाई। तीव्रता वितरण वक्र, यानी आपने यह देखा होगा
कि जब व्यतिकरण की घटना होती है तो उसमें कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। तो देखो वो कैसे प्राप्त होती है, इसी वक्र को हम नाम देंगे तीव्रता वितरण वक्र। देखो भाई, जैसे हम ग्राफ बना रहे हैं भाई, एक तो तीव्रता और एक कलांतर के बीच में। आपको पता हो तो तीव्रता और कलांतर, यानी जो तीव्रता है वो डिपेंड किस पर कर रही है रे, कलांतर पर ही तो कर रही है। कि कलांतर कितना है उसी के आधार पर हमें पता चला है कि कहां पर तो संपोषी होगा और कहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा। तो आपको पता है कलांतर प्लस माइनस दोनों में चलता है। इधर मैं ले रहा हूं तीव्रता आई। अब देखो भाई, अगर मैं यहां लूं पाई, फिर यहां पर लेता हूं मैं पाई, पाई के बाद में क्या आएगा 2 पाई, फिर ले रहा हूं मैं 3 पाई, फिर ले रहा हूं मैं 4 पाई, फिर ले रहा हूं मैं 5 पाई, 5 तक ले लेते हैं। इसी तरीके से इधर हो जाएगा माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, और आगे ले लेते हैं माइनस 5 पाई। कलांतर इसी फॉर्म में होता है। अब देखो, आपको पता है जब कलांतर 0 होता है तो कौन सा व्यतिकरण होता है रे, संपोषी व्यतिकरण। और यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हो, यहां पर जो आप तीव्रता वितरण वक्र बना रहे हो, ये कब बना रहे हो, जब दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हो। दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हो, उनके लिए बना रहे हैं भैया हम, है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हो। तो देखो भाई, मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमम यहां मान लो, और मैक्सिमम कितना मिलता है जब दोनों सेम होती है, तो 4I0 मिलता है भाई। पीछे अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, देखो देखें मैक्सिमम वाला कहां है, ये रहा। जब दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान होती है तो देखो ये कितना मिलता है 4I0। चलो ठीक है, 0 पर आ गया भाई 4I0 पर। फिर देखो पाई, पाई पर क्या मिलता है रे आपको, विनाशी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण पर जब तीव्रताएं समान होती है तो तीव्रता क्या आ जाती है 0। फिर 2 पाई पर वापस संपोषी व्यतिकरण, तो यहां पे आएगा, फिर वापस यहां, ऐसे चलते चलते ये इस तरीके से एक क्रम चलता रहेगा, वापस 5। देखो जहां जहां सम गुणक है वहां पर तीव्रता अधिकतम 4I0, जब तीव्रताएं दोनों तरंगों की सेम हो। और जहां पर विषम गुणक है वहां पर क्या आ जाएगी 0। सेम इधर वापस पाई पर 0, 2 पाई पर क्या आ जाएगी मैक्सिमम, 3 पाई पर 0, 4 पाई पर मैक्सिमम, और 5 पाई पर 0। तो देखो ये जो ग्राफ है वो ऐसे चलता है भाई, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा भाई। इस तरीके से आपका ग्राफ प्राप्त होगा, जहां पर ये जो बिंदु है ऊपर वाले, ये आपकी अधिकतम तीव्रता है 4I0, जो कब प्राप्त होती है, जब कलांतर पाई का समगुणक हो, अर्थात कैसा व्यतिकरण हो, संपोषी व्यतिकरण। और यहां पर देखो जो नीचे वाले बिंदु हैं, यहां पर तीव्रता 0 है। और 0 कब प्राप्त होती है, जब दोनों समान तीव्रता की तरंगे अगर विनाशी व्यतिकरण करती है, तो वहां पर क्या मिलता है आपको 0 तीव्रता मिलती है। तो इस प्रकार से तीव्रता वितरित रहती है भाई पूरे माध्यम में। कुछ बिंदुओं पर देखो ये बिंदु ऐसे आएंगे जहां पर तीव्रता अधिकतम, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। अब देखो यहां पर एक परिणामी तरंग की तीव्रता का औसत मान आपसे कई बार पूछा जाता है। परिणामी तरंग की तीव्रता का औसत मान, यानी व्यतिकरण की घटना में कि एवरेज इंटेंसिटी कितनी आ जाती है, क्योंकि आपको पता है
कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम तो कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है, तो इनका औसत मान कितना आता है? तो देखो अपने पास अगर दोनों तरंगों की तीव्रता सेम हो तो फॉर्मूला आता है I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, जो हमने पीछे वाले वीडियो में पूरा डिस्कस किया है डिटेल से कैसे आता है। ठीक है, जब दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान होती है, जो हमने आई नोट लिया था, तो अपने पास जो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अगर मैं इसका औसत मान ज्ञात करना चाहूं, ये औसत का चिन्ह होता है भाई, तो यहां पर आ जाएगा 4I0 का एवरेज, 4I0। तो मैं अगर कहूं तो आप जानते हो I0 और 4 दोनों यहां पर कांस्टेंट फॉर्म में बिहेव कर रहे हैं, तो इनका कोई एवरेज होगा नहीं, तो एवरेज किसका होगा? cos स्क्वायर 5/2। और ये आपने पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर 5/2 का जो एवरेज होता है वो होता है 1/2। डिराइव करके अभी यहां समझाना ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको याद रखना है कि cos स्क्वायर 5/2 की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 1/2, क्योंकि चेंज कौन होता है व्यतिकरण में? कलांतर पर ही तो डिपेंड करेगा कि संपोषी होगा या विनाशी। तो देखो यहां पर आपके पास तीव्रता की औसत वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4I0 इंटू, इसकी जगह कितना रख सकते हो? 1/2। कितनी आ गई भाई आई की एवरेज वैल्यू आपके पास? 2I0। कितनी आ गई भाई? 2I0। तो यहां पर आप ग्राफ में भी देख सकते हो, जो अपना तीव्रता वितरण ग्राफ है, अगर कहूं आपसे कि इसका एवरेज कहां आएगा, तो आपको पता है कि सर एक जगह 4I0 हो रहा है, फिर 0, 4I0 0, तो कहीं बीच में आएगा इसका, और वो बीच में कितना आएगा? 2I0। कितना आएगा भाई एवरेज इसका? 2I0। और ये किसका मान है? आई एवरेज का मान है। क्लियर है? तो इस प्रकार से प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण अपना कंप्लीट होता है, जिसमें हमने संपोषी व्यतिकरण में अधिकतम कैसे प्राप्त होते हैं, विनाशी में आयाम और तीव्रता न्यूनतम कैसे प्राप्त होती है, उनको हमने ग्राफिकल मेथड से और पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस करके हमने कंप्लीटली समझा है। और साथ में ये तीव्रता वितरण वक्र भी हमने देखा है, जिसमें आप पूरी समरी समझ सकते हो कि कैसे अधिकतम तीव्रता और कहां पर न्यूनतम। तो ये अपना टॉपिक आज यहीं खत्म होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।